नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब तक जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस इधर आ रहा है। फंक्शन अब तक एक बार में डिफाइन किया जाता था, अब फंक्शन को दो पार्ट में डिफाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है इन्होंने कि वेरीफाई इफ एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इन द ब्रैकेट एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 व्हेन जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 equal to 0 is analytic or not at origin। यदि फंक्शन की वैल्यू दो पार्ट में दी गई है, एक बार जब जेड जीरो नहीं है, जब जेड जीरो नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर इन द ब्रैकेट एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। व्हेन जेड इक्वल टू 0 देन एफ जेड इक्वल टू 0, यानी एफ जेड की वैल्यू जेड जीरो नहीं होने पर यह है और जेड के जीरो होने पर 0 है। इनका क्वेश्चन है कि इसको वेरीफाई करिए कि यह ओरिजिन पर यह फंक्शन एनालिटिक है या एनालिटिक नहीं है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए एफ जेड को हम जनरली यू प्लस आई वी लिखते हैं, तो एफ जेड इक्वल टू हमने लिख दिया यू प्लस आई वी, और इसकी वैल्यू जैसे आप क्वेश्चन में लिखा था एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 व्हेन जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन जेड इक्वल टू 0। ये फंक्शन दिया था क्वेश्चन में। हम इससे उस केस की बात करने जा रहे हैं जबकि जेड इक्वल नहीं है, जेड जीरो के इक्वल नहीं है। इस केस में एफ जेड की वैल्यू से हम u और v को सेपरेट लिखने जा रहे हैं। यहां u इक्वल टू देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, i का पार्ट अलग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, ये u हो गया, और v की वैल्यू हो गई एक्स वाई क्यूब, i के साथ आ रहा, i के साथ v होता है, तो एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये v हो गया। ये वैल्यू u और v की उस केस में है जब z जीरो के इक्वल नहीं है। जब z जीरो के इक्वल है उस केस में u और v, u की भी वैल्यू 0 है और v की भी वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 को हम 0 प्लस 0 i लिख सकते हैं। तो उसकी बात भी हम बाद में करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं केवल उस केस की जब z जीरो के इक्वल नहीं है, तो u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है। हमने डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड किया। अच्छा, इसमें बेटा जब हम उस केस की बात कर रहे हैं जब जेड जीरो के इक्वल नहीं है, इसको डिफरेंशिएट डेल यू बाय डेल एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक तरीका देखो, जब ओरिजिन पर चेक करने की बात आती है तो डेल यू बाय डेल एक्स को वैसे जैसे हम पीछे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट करके भी लिमिट रखेंगे तो वैल्यू मिलेंगी, लेकिन एक तरीका ये आसान है, इसी का यूज करो उसके उन सारे क्वेश्चनों में जबकि फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करके दिया जाए और ओरिजिन पर चेक करने के लिए कहा जाए। उसमें हम डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई कैसे लिख रहे हैं, इसका फार्मूला कैसे लिख रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दो। डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू लिखा जा रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स 0 माइनस यू 0 अपॉन एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू लिखने के लिए ये फार्मूला हमने कहा कि उस केस में जब ऐसे फंक्शन दो पार्ट में गिवन हो, उस समय अगर डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालना है तो इस फार्मूले का यूज करो। डेल यू बाय डेल एक्स लिखने का तरीका हमने बताया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स 0 माइनस यू 0 अपॉन एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इसी तरह कैसे लिखेंगे जरा देखो, जब डेल y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है तो लिमिट y टेंड्स टू 0 लिख रहे हैं, और यहां जब x के रिस्पेक्ट में था तो x लिख रहे थे y 0, यहां y के रिस्पेक्ट में तो x 0 लिख रहे हैं y 0, x 0 और y यहां हो रहा है, लिखा जा रहा है माइनस u 0 अपॉन y। सिमिलरली देखो डेल v बाय डेल x लिखना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 v x 0 माइनस v 0 अपॉन x, और डेल v बाय डेल y लिखना है तो लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0 y माइनस v 0
अपान वाई। ए लिखने के लिए हमने फार्मूला बताया कि इस तरह लिखो। अब वैल्यू हम लिख रहे हैं इसकी, देखो ध्यान से। हम यू एक्स जीरो, ये यू एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू यू एक्स वाई की है। यहां से हम यू एक्स जीरो लिख रहे हैं, यानी एक्स के प्लेस पर एक्स ही है और वाई के प्लेस पर जीरो। तो यू एक्स जीरो की वैल्यू क्या हो गई, ये वाई जीरो होने से ये पूरा पार्ट जीरो हो गया। ये वैल्यू हमने यहां जीरो लिख दिया। और जब जेड जीरो है तो यू जीरो है। अभी मैं इसके पहले बताया हूं, उस केस में यू और वी दोनों जीरो हैं, तो यू जीरो जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो, जीरो अपान एक्स जीरो ही रह गया, तो इस लिमिट की वैल्यू जीरो हो गई। इसी तरह डेल यू बाई डेल वाई फाइंड करना है, तो डेल यू बाई डेल वाई का फार्मूला हमने लिखा और वैल्यू उसी तरह लिख रहे हैं। यू जीरो वाई की वैल्यू लिखना हमें यहां, यू जीरो वाई यानी एक्स जहां है वहां जीरो लिख दें, वाई के प्लेस पर वाई लिखें। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखो जरा, फिर ये जीरो हो गया। और यू जीरो जीरो की वैल्यू, तो हम जीरो हमारे पास है पहले से, उसको जीरो लिख दिया, जीरो माइनस जीरो अपान वाई, ये भी जीरो हो गया। डेल वी बाई डेल एक्स का फार्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वी एक्स जीरो माइनस वी जीरो जीरो अपान एक्स। वी एक्स जीरो यहां से वैल्यू रखो, एक्स के प्लेस पर एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो, तो ये वैल्यू हो गई क्या, यहां से देखो वैल्यू रखो, ये वैल्यू आ जा रही इसकी, एक्स जीरो की बात मैं कर रहा हूं, एक्स के प्लेस पर एक्स और वाई के प्लेस पर जीरो, तो वैल्यू हो गई जीरो। और जीरो जीरो पर तो वैल्यू जीरो है ही है, ये जीरो रखा गया अपान एक्स, वैल्यू पूरी जीरो हो गई। इसी तरह डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू भी सॉल्व करके हमने निकाला है, ये भी वैल्यू जीरो आ रही। क्या मिला हमें, देखो जरा, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाय डेल वाई के इक्वल, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के इक्वल है। यानी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है एट ओरिजिन, देयरफॉर सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाई एट ओरिजिन। अब हम बात करने जा रहे हैं एफ डैश जीरो की। एफ डैश जीरो देखो जरा, एफ डैश जीरो, एफ डैश जेड का फार्मूला बताया गया है पिछले लेक्चरों में कि लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपान डेल जेड। ये एफ डैश जेड का फार्मूला नोट कराया हमने पिछले लेक्चरों में। वहां ये लिमिट, इसकी वैल्यू ये तब मानी जाती है जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो और जेड टेंड्स टू जीरो, एक पाथ पर डिपेंड नहीं करे, किसी पाथ पर हो सकता है। तो उसी तरह एफ डैश अगर ओरिजिन पर हम लिख रहे हैं तो फार्मूला हमारा क्या हो गया, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड। वैल्यू हम इसकी रख रहे हैं, जेड टेंड्स टू जीरो का मतलब एक्स टेंड्स टू जीरो और वाई टेंड्स टू जीरो, दोनों जीरो होंगे तब जेड जीरो होगा। और इसकी वैल्यू रखी गई एफ जेड की, फार्मूले में क्वेश्चन में दिया गया है, ये वैल्यू हमने उठाकर यहां रख दिया। एफ जेड जीरो की, एफ जीरो की वैल्यू यहां हमारे पास है जीरो, ये वैल्यू यहां रख दिया। अपान जेड लिखा गया है, इस जेड की वैल्यू हमें यहां जगह नहीं थी, तो वन अपान एक्स प्लस आई वाई हमने लिख दिया। एक्स प्लस आई वाई से एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचा हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वाई टेंड्स टू जीरो, एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसके आगे देखो, हम एफ डैश जीरो की वैल्यू फाइंड करके दिखा रहे थे यहां, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड। वैल्यू हमने क्वेश्चन से लाकर यहां रख दिया और ये चीज तुमको मिली थी। इसके बाद जरा देखो यहां कि एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट
x tends to 0, y tends to 0, xy square अपॉन x स्क्वायर प्लस y की पावर 4, ये हमको मिला है नीचे। अगर ये वैल्यू फाइनाइट और हर पाथ पर कोई भी पाथ लिया जाए वैल्यू सेम आएगी, तब हम कहेंगे कि f डैश 0 की वैल्यू वही है जो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहां देखें, when z tends to 0 along the line y equal to 0, then f dash 0 is equal to, हम y equal to 0 पर हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? along the line y equal to 0। अब क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट x tends to 0, y tends to 0 हमने कह दिया, तो ये हो गया 0 अपॉन x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। Now, when z tends to 0 along the curve y equal to y square equal to x, along the curve y square equal to x, we get f dash 0 is equal to limit x tends to 0 x square upon x square plus x square, this is equal to limit x tends to 0 x square upon 2x square, this is equal to 1 upon 2। यहां दो डिफरेंट पाथों पर जब हमने along the line y equal to 0 लिया तो f dash 0 की वैल्यू 0 आ रही है, और जब हमने along the curve y square equal to x के अकॉर्डिंग लिया तो f dash 0 की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो डिफरेंट पाथ में f dash 0 की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसकी मीनिंग हुई कि f dash 0 एग्जिस्ट नहीं करता। Therefore, f dash z is not exist at z equal to 0, that is at origin। Therefore, fz is not analytic at origin but CR equation is satisfied at origin। That's all। देखो बेटा, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ये भी क्वेश्चन है। सो दैट fz इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ xy इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन although CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एट देयर। रेगुलर एनालिटिक को ही के ही लिए वो यूज होता है। यानी सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन भी हमने बताया, उसमें भी यही प्रूव करने के लिए कहा गया, वहां वेरीफाई करने लिखा था वैसे वर्ड उन्होंने, लेकिन हम लोगों ने यही चेक किया तो यही मिला कि वो फंक्शन ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं था और CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था। सेम क्वेश्चन है, यहां केवल फंक्शन बदल गया कि सो दैट fz इक्वल टू अंडर रूट x मॉड ऑफ xy इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन although CR equation is satisfied at there। Here solution देखो इसका,
एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, therefore u equal to under root mod of xy and v equal to 0. Therefore, at origin डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू, उसी तरह हम फाइंड करें जैसे पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर रहे थे। फॉर्मूला कैसे लिखा जा रहा था, ये किसी पॉइंट पर अगर हमें चेक करना तो हम उस तरीका बताए थे पिछले क्वेश्चन में, फिर उसी को हम लिख रहे हैं वैसे ही कि लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x, this is equal to limit x tends to 0। अब देखो यहां u x 0, हम u की वैल्यू यहां हमारे पास है u x y की अंडर रूट मॉड ऑफ x y, यहां पुट करो x के प्लेस पर x और y के प्लेस पर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस 0 0, एंड दोनों प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू 0। डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, फार्मूला बोलो इसका कैसे लिखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपॉन y, और u 0 y की वैल्यू निकालो यहां से u की, इसको ये ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये u x y कर सकते हो, u x y का फंक्शन होता है, v x y का फंक्शन होता है, ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, समझने में आसानी होगी कि हम u x y 0 y x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर y पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 0, यानी लिमिट y टेंड्स टू 0 0 माइनस, और जब 0 0 रखेंगे तो भी 0 हो गया अपान y, और 0 अपान y की वैल्यू 0 रह गई, ये 0 हो गया। डेल v अपान डेल x इज इक्वल टू, फार्मूला लिखने का तरीका देखो एकदम सेम है, उसी तरह x टेंड्स टू 0 v x 0 माइनस v 0 0 अपान x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 विद x 0, ये तो 0 है, इसकी वैल्यू दोनों केसों में 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 अपान x, दिस इज इक्वल टू 0। डेल v अपान डेल y इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 अपान y, और v की वैल्यू दोनों केस में 0 हो जाए, x 0 y 0 दोनों 0 है, तो वैल्यू क्या हो रह गई है, लिमिट y टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपान y, यानी कुल मिलाकर वैल्यू हो गई 0। देयरफॉर यहां हम देखने को मिल रहा हमें कि डेल u अपान डेल x इज इक्वल टू डेल v अपान डेल y एंड डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपान डेल x। देयरफॉर CR equation is satisfied at origin। तो ये प्रूफ हो गया कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ओरिजिन पर इस फंक्शन के लिए। CR इक्वेशन
इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सारी वैल्यू सीआर इक्वेशन के दोनों पार्ट हमको मिल रहे हैं। अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसको चेक करने जा रहे हैं। इसको देखो जरा, नाउ एफ डैश जीरो की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में लिखा गया, फॉर्मूला इसका लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो एफ जेड की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो, जीरो रखेंगे तो वैल्यू सब जीरो हो जाएगी, जीरो अपॉन जेड, जेड मीन्स एक्स प्लस आई वाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ये वैल्यू आ रही है एफ डैश जीरो की, लेकिन एफ डैश जीरो की जीरो एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह डिपेंड करता है कि डिफरेंट पाथ पर इसकी वैल्यू सेम आती है क्या। अगर इसकी वैल्यू डिफरेंट पाथों पर सेम आती है तो हम कहेंगे कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। When z tends to 0 along the line y equal to mx, we have limit x tends to 0, we have f dash z, f dash 0 का लो, f dash 0 is equal to limit x tends to 0 under root mod of mx square upon x plus I mx, and this is equal to लिमिट x टेंस टू 0, इससे हम एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, x अंडर रूट m अपान x बाहर का कॉमन ले लिया इससे, तो 1 प्लस आई एम, x कैंसिल, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट m upon 1 plus im, and this is depend on m, this is value of f dash 0 is depend on m. This means when the line y equal to 2x, then value of f dash z is under root 2 upon 1 plus 2i, and when y equal to 3x, then f dash 0 is equal to limit x tends to 0 under root 3 upon 1 plus 3i. इसका मतलब है कि हम अगर m की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये डिफरेंट वैल्यू देगा, हेंस f dash z, f dash 0 is not exist at origin. यह हमने लिख दिया f dash x is not exist at origin, किस बेस पर कह दिया हमने, क्योंकि m की वैल्यू f dash 0 की वैल्यू यानी इस लिमिटिंग जो वैल्यू यहां हमें दिखाई दे रही है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, यह डिपेंड करेगी m की वैल्यू पर, यानी m के डिफरेंट वैल्यू पर, यानी डिफरेंट पाथ पर इसकी वैल्यू डिफरेंट है आएगी।
इसको हम यहां चाहे तो कामा देकर लिख सकते हैं, विच इज डिपेंड ऑन m. Hence f dash 0 is not exist at origin. f dash 0 origin पर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एनालिटी की डिफिनेशन हमने शुरू में नोट कराया था जब हम शुरू कर रहे थे फर्स्ट लेक्चर में, कि f डैश कोई फंक्शन f z किसी पॉइंट z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक होगा अगर वह z इक्वल टू z0 पर ही नहीं, उसके आसपास नेबरहुड पॉइंटों पर भी वह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। यानी वो कंडीशन हम यहां यूज नहीं कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल एक्स, डेल बी बाय डेल वाई एक कंटिन्यूअस होना चाहिए और सीआर इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। ये तो किसी फंक्शन के लिए एनालिटिक होने की कंडीशन बताई गई है, लेकिन हम क्या चेक कर रहे हैं, एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। अगर किसी पॉइंट पर एनालिटिक चेक करना है तो प्रोसेस देखो, पिछले क्वेश्चन में भी हमने चेंज किया था और यहां भी उसी तरह सॉल्व किया जा रहा है। यहां एनालिटिक चेक करने के लिए किसी पॉइंट पर हम डिफिनेशन को यूज कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि कोई फंक्शन z इक्वल टू z0 पर एनालिटिक होगा अगर वह z इक्वल टू z0 पर ही नहीं, उसके नेबरहुड पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल हो। लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि fz जो फंक्शन है वह ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल ही नहीं है। जब यह उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक की डिफिनेशन से इस फंक्शन को हम ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं कह सकते। तो लास्ट में हम आंसर लिख दें नीचे, therefore fz is not analytic, fz is not analytic at origin, not analytic at origin। तो टोटल आंसर हमारा क्या हो गया। अभी इसके पिछले वाले पार्ट में हमने दिखाया था कि fz CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ओरिजिन पर, लेकिन fz ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हुआ कि fz is not analytic at origin although CR equation is satisfied at that point. That's all.